हेलो दोस्तों, चलिए जी। तो अब बात करते हैं हम अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। उसकी मीनिंग को समझेंगे। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में देखा कि पहले हमने एक सिचुएशन को लिया, उस सिचुएशन से आपके माइंड में एक फ्रेम तैयार होता है और फिर आप एक्चुअल में प्रॉब्लम को समझ पाते हो। क्योंकि हमें इसके अंदर करना क्या है, हमें पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, तब जाके हम सॉल्यूशंस को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि अच्छा ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है जिसको दूर करने के लिए आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो आपके सामने खड़ा है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको समझने के लिए अपन लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने से पहले इसके थोड़े से एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को जो आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो देखते हैं क्या सिनेरियो है। तो बेसिकली क्या चल रहा है, एक बिजनेस की मीटिंग हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है और उसके अंदर कुछ चर्चाएं हैं। उस चर्चाओं को हमें समझना है क्या दिक्कत क्या है। चलिए, तो एक पहले पर्सन है मिस्टर जी रामामूर्ति, जो कि सीईओ है वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड के। एंड on completion of his presentation turned to his board of directors and raised the question, well ladies and gentlemen, what you say, shall we go into soft drink business? Basically इन्होंने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया जो कि रिलेटेड था सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस के ऊपर। और उसके बाद ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कह रहे हैं कि बताइए आप क्या कहते हैं, क्या हमें इस बिजनेस में जाना चाहिए ना। एक पर्सन है बोर्ड का, वो कहता है गिव अस सम टाइम सर, रिमार्क बाय स्वामीनाथन। इन्होंने कहा कि सर हमें थोड़ा टाइम दें, यू आर आस्किंग अस टू अप्रूव अ मेजर डिसीजन। आप बहुत ही मेजर डिसीजन की बात कर रहे हो, उसका अप्रूवल आप हमसे चाह रहे हैं, तो हमें थोड़ा टाइम दीजिए, विच विल इंपैक्ट लॉन्ग टर्म ऑन दी डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, ये हमारी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, बहुत ही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है। फिर स्वामी रामामूर्ति दोबारा आते हैं, उन्होंने जवाब दिया क्या, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर द कंपनी बट नाउ द टाइम हैज कम फॉर अस टू एक्सपेंड आवर बिजनेस. Soft drink market is growing fast and it is closely related to our core business, that is food. ये रामामूर्ति ने जवाब दिया। इन्होंने क्या कहा कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और हमारे जो फूड का बिजनेस है उससे वो कहीं ना कहीं रिलेटेड भी है। तो इसलिए हमारे पास वो समय आ गया है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए और सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस के अंदर जाना चाहिए। फिर एक दूसरे बोर्ड मेंबर आते हैं, वो कहते हैं बट कॉम्पिटिशन फ्रॉम व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड लिमिटेड एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ, दे आर ऑलरेडी इन दिस बिजनेस फॉर ईयर्स। इन्होंने क्या कहा कि भैया ये चीज देख लो कि टफ है कंपटीशन, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डील करते हैं वो दो कंपनीज हैं और उनके साथ कंपटीशन करना बहुत टफ हो जाएगा। रीजन बीइंग कि वो कई सालों से मार्केट में है और काम कर रहे हैं। ठीक है जी। रामामूर्ति ने फिर जवाब दिया, कह रहे हैं क्या, दैट इज राइट बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द स्टैटिस्टिक्स शोज that there is still room for growth in this market and also food business is near maturity। क्या कह रहे हैं, जो हमारा फूड का बिजनेस है वो ऑलरेडी मैच्योरिटी पे है। और दूसरा इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में देखा है ऐसा कि अभी भी मार्केट में जगह है कि कोई नया कंपनी आके अपनी जगह बना सकता है और मार्केट में ग्रो कर सकता है। ये कैपेसिटी है अभी भी एज पर दी स्टैटिस्टिक जो भी इन्होंने प्रेडिक्शंस वगैरह की। ठीक है जी। फिर अगले मेंबर आते हैं, ये कहते हैं कि don't forget that even Swati Foods tried entering the soft drink market and failed miserably। कह रहे हैं ये बात मत भूलिए आप कि एक कंपनी थी स्वाति फूड्स के नाम की, उन्होंने मार्केट में एंटर करने की कोशिश की और वो गंदी तरीके से, बुरी तरीके से फेल हो गई है। रिमार्क्ड अशोक अग्रवाल, एक और बोर्ड मेंबर है। Moreover, the projections you are showing are based on last 10 years। कह रहे हैं जो आपने जो हमें प्रोजेक्शन दिखाया है ये पिछले लास्ट 10 सालों के बेस पे है। What is the guarantee that the trend will continue? He cautioned also we should not forget the Indians have become health conscious and who knows tomorrow what will people prefer। He continued। क्या कह रहे हैं कि भैया आपने 10 सालों का प्रोजेक्शन दिखाया है, क्या गारंटी है कि ये जो ट्रेंड पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है वो आगे भी चलेगा। ये कह रहे हैं इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि जो इंडियंस हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और क्या गारंटी है, क्या ऐसा संभावनाएं हैं कि वो इस टाइप के सॉफ्ट ड्रिंक्स को फ्यूचर में प्रेफर करेंगे। ठीक है जी। फिर रामामूर्ति जी जवाब देते हैं, वेल फ्रेंड्स, ऑल योर कंसर्न आर लॉजिकल एंड बिलीव मी आई हैव गिवन मच थॉट टू दिस इफ्स एंड बट। कह रहे हैं सारे जो आपके कंसर्न, जो आप चीजें बता रहे हो ये बिल्कुल लॉजिकल है और मैंने इस बारे में पहले से ध्यान में रखा हुआ है कि क्या क्या इफ्स हो सकते हैं और क्या क्या बट्स हो सकते हैं। माई पीपल हैव स्पेंट मेनी डेज एनालाइजिंग ऑल अवेलेबल डाटा टू अराइव एट अ जजमेंट। आवर एनालिसिस इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग above average return on investment in this market, a return that will be more than what we are earning in food industry। कह रहे हैं जी हमारी एनालिसिस कहती है कि हम एवरेज रिटर्न जो कमा रहे हैं उससे हम ज्यादा कमाएंगे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस मार्केट के अंदर, इवन दो कि हम जितना फूड इंडस्ट्री में कमा पा रहे हैं फिलहाल उससे भी ज्यादा अर्निंग हमारी होगी। वी ऑलरेडी वर्किंग ऑन द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। आई फियर इफ वी वेट फॉर टू लॉन्ग वी विल मिसिंग
an opportunity that may not come again for long. Let's go ahead and make the most of it. रिमार्क रामामूर्ति कह रहे हैं कि भैया इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता फ्यूचर में जल्दी आएगी। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा हूं कि किस तरीके से प्रोडक्शन होगी, किस तरीके से इसकी कॉस्ट एनालिसिस होगी, किस तरीके से प्राइसिंग किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, फाइनेंसिंग की क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, इस टाइप के जितने मैटर्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर हमने वेट किया तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें, मिस कर दें, और जो कि लंबे समय तक हमारे पास दोबारा नहीं आ पाएगी। कहने का मतलब क्या, अब ये पूरे जो सिनेरियो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की, उनके पास डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि हमें डिसीजन मेकिंग को समझाना है और उसको इजी करना है मैनेजमेंट के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि भैया किसी भी बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत क्रूशियल होता है और उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कोई भी चीज आप स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे आपका नया बिजनेस हो चाहे आपका पुराना बिजनेस हो, आपको मल्टीपल डिसीजंस लेने होते हैं और उस डिसीजन के ऊपर ही आपका बिजनेस टिका होता है, बिजनेस का सर्वाइवल टिका होता है। अगर आपका डिसीजन जो है वो साउंड निकल गया तो आपका बिजनेस बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। वही अगर आपका डिसीजन जो है वो अगर फ्लॉप हो गया तो उस केस में आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो द थिंग इज कि ऑल अबाउट सारा कुछ जो चर्चाएं हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, वो करती हैं साउंड डिसीजन के ऊपर। हमारे पास हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि जैसे कि अभी डिसीजन की बात करें कि इनके पास कंपनी के पास ऑप्शंस है कि सॉफ्टवेयर बिजनेस में जाएं, हो सकता है ना जाएं, हो सकता है किसी और बिजनेस के अंदर एक्सपेंड करने की कोशिश करें। द थिंग इज कि मल्टीपल आइडियाज होते हैं किसी के भी दिमाग में। द थिंग इज कि उन्हें चूज करना होता है उसमें से बेस्ट को, जो उनको लगता है कि हाँ जी हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग हम किसके अंदर काम कर सकते हैं, क्या हमें बेस्ट सुटेबल लगता है, इसको डिसाइड करना होता है। हमेशा ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारे रिसोर्सेज है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट, वो हमेशा ही लिमिटेड होंगे, कभी भी वो अनलिमिटेड नहीं होने वाले हैं। और जो हमारी सोच होगी, जो हमारे आइडियाज होंगे, वो वैरायटीज के होंगे। तो हमें बेस्ट सुटेबल को चूज करना है, उसके अंदर अपने सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है और उससे बेस्ट आउट ऑफ इट हमें अचीव करना है, निकालना है, जो बेस्ट अर्निंग होगी। तो ये सारे डिसीजंस मेकिंग के लिए आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम यहाँ पे कि किस टाइप के इकोनॉमिक्स के अंदर हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है, किस टाइप के ऐसे डिसीजंस हैं जो कि जनरली बिजनेस के अंदर डील किए जाते हैं, मतलब कि कौन कौन से डिसीजन का सामना करना पड़ता है किसी भी बिजनेस को। तो कुछ सवालात हैं जिसके ऊपर जवाब की जरूरत होती है हर किसी मैनेजमेंट को। नंबर 1, शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस? क्या जिस बिजनेस को हम करने जा रहे हैं, क्या जो हमारी फर्म है वो ऑलरेडी इस बिजनेस में एग्जिस्ट करती है? मतलब कि इससे पता लगता है कि क्या हमारी एक्सपर्टीज कुछ है कि नहीं, क्या लोग जो हमें जानते हैं वो इस बिजनेस के लिए जानते हैं कि नहीं जानते। तो ये एक बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि क्या ये काम हम कर रहे हैं पहले से, क्या हम इसके अंदर हैं। अच्छा, दूसरा आता है, शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट? मतलब कि जो फर्म लॉन्च करेगी प्रोडक्ट को, वो हमारा हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर होने वाला है, मतलब कि ऐसे मार्केट के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ है। एक मार्केट ऐसी होती है जहां कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो हमें लगता है कि अच्छा इसमें लॉन्च करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू, जैसे कि अभी बात करें कि कोई अगर सोचता है कि मैं टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आना चाहता हूं, तो दिस इज हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट फॉर नाउअडेज। अभी के जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन है। कट थ्रोट एनालिसिस यहाँ पे चल रही है, जिसमें आप कह सकते हो कि किसी भी नए फर्म को इस सेक्टर में लॉन्च करना, किसी भी चीज को मतलब इस सेक्टर में लेके आना बहुत ही ज्यादा टफ है आज के टाइम पे। तो दिस इज हाईली कॉम्पिटिटिव, तो इस चीज का डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी होता है। अगला सवाल आता है, इफ द फर्म डिसाइड ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज? मतलब किस तरीके से हम प्रोडक्शन करेंगे। जनरली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि दो बातें होती हैं। द थिंग इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगा या फिर मशीन इंटेंसिव टेक्निक होगा। तो हम कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने वाले हैं, ये भी हमारा एक सवाल होता है अगर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो फ्रॉम वेयर शुड द firm procure the necessary inputs and what prices so as to have competitive edge in the market? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सपोज कीजिए मार्केट में एक प्रोडक्ट है जो कि 20 रुपए का बिकता है और हमें यह अनुमान है कि जो कंपनी इसको बनाती है वो इसको 12 रुपए में बना पाती है, 12 रुपए में बनाती है, 8 रुपए का प्रॉफिट कमाते हुए वो मार्केट में इसको 20 रुपए का बेचती है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसके कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट लाएं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो दूसरी कंपनी इसको 12 रुपए में बना पा रही है उसको हम 10 रुपए में बना पाए। 10 रुपए में बनाने का मतलब क्या होगा कि इसके लिए जो भी अपने को इनपुट चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी मशीन, लेबर, जो भी कुछ चाहिए वो कंपैरेटिवली चीपर चाहिए, कंपैरेटिवली हमें वो सस्ते दामों में चाहिए, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर हम ये 12 का माल 10 में बना पाएंगे तभी जाके हम इसको मार्केट में 15, 16, 17, 18 कितने का भी बेच पाएंगे, ताकि एक कंपिटिटिव एज मिलेगा कि हाँ जी बाहर के हिसाब से जो ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे हम सस्ता भी दे रहे हैं
और उसके अंदर क्वालिटी की भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा रही। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि इसके प्रोडक्ट के अंदर जो इनपुट्स अवेलेबल हमें होगा वो कहां से होगा, वो किस प्राइस पे होगा, उसके अंदर क्वालिटी का कोई नुकसान तो नहीं है। तो इस चीजों से हम अपने कॉम्पिटिटिव का फायदा, कॉम्पिटिशन का फायदा उठा पाते हैं। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि सपोज कीजिए कि आप शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहे हैं, आप शर्ट्स बनाने का सोच रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि शर्ट के लिए जो आपको फैब्रिक चाहिए वो फैब्रिक आप खुद ही प्रोड्यूस करोगे, ये फैब्रिक भी जो चाहिए वो भी आप खुद प्रोड्यूस करोगे, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप फैब्रिक को परचेज कर लोगे बाहर से, किसी ऑलरेडी कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि फैब्रिक को परचेज करती है, फैब्रिक की प्रोडक्शन करती है, शर्ट नहीं बनाती, तो वैसी कंपनी से आप परचेज करोगे, उसको स्टिच करके अपने शर्ट के फॉर्म में लाओगे और अपना ब्रांड के थ्रू उसको आगे फर्दर सेल करोगे। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम उसकी खुद से मैन्युफैक्चरिंग करें इसकी रॉ मटेरियल की, या फिर हम उसको बाहर से परचेज करके उसके बाद अपना फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको आगे सप्लाई करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि एक फर्म को लेना होता है कि वो मेक करेंगे या बाय करेंगे, मतलब मेक और बाय प्रपोजल बेसिकली इसको कहा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन है किसी भी फर्म के लिए। अगला आता है हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड व्हाट प्राइस शुड द फर्म सेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि भैया हमारे एक आउटपुट का क्या लेवल होगा, मतलब कि हम इनिशियली सपोज 1000 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, 1,00,000 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, कितना प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे और किस प्राइस सेगमेंट पर इंट्रोड्यूस करेंगे, इस पर डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट की जो कंपटीशन है उसको देखते हुए आपको एक प्राइस चूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कट थ्रोट प्राइस होगा वो, जिससे कि आप मार्केट के अंदर एंटर कर पाओगे और लोग आपके प्रोडक्ट को देखते हुए आपको मौका देंगे। तो उसके लिए दो चीजों को डिसाइड करना है कि कितना आउटपुट आप लेके चलोगे। कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस आपने रिड्यूस किया, मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और बिल्कुल ही आपकी सेल हाइक कर गई, जिसकी वजह से आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं थी और अगेन लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिला और वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के कहीं और चले गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी सेगमेंट में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अवेलेबल इतना ज्यादा था, प्राइस आपने कम भी किया, लेकिन मार्केट में डिमांड जनरेट नहीं हुई और वो आपका प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से आपके स्टोर में ही पड़ा रह जा रहा है और आपको उसमें नए नए स्ट्रेटेजीज को अपनाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए कि कितना आउटपुट आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो और किस प्राइस पे, जिससे कि ये दोनों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। अगला सवाल आता है हाउ विल द प्रोडक्ट विल बी प्लेस्ड इन मार्केट, मतलब मार्केट में वो कैसे लाया जाएगा। जैसे कि आज के जमाने में आप देख रहे हो कि ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च होते हैं जो कि ई मार्केट के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं, ऑफलाइन उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं होती है, या फिर अवेलेबिलिटी होती है तो ऑफलाइन भी होती है ऑनलाइन भी होती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होती है ऑनलाइन नहीं होती। तो द थिंग इज कि मार्केट में प्रोडक्ट को लाना है वो किस फैक्टर से, किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा मार्केट के अंदर। अगला सवाल आता है विच कस्टमर सेगमेंट शुड बी फोकस एंड हाउ टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। अगेन इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रोडक्ट रेंज क्या होने वाला है, कैसे कस्टमर के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। मिडिल लेवल कस्टमर होंगे, बिल्कुल रिच कस्टमर्स होंगे, या थोड़े से लोअर लेवल के कस्टमर्स होंगे, मतलब किस कस्टमर के लिए हम प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं और वो कस्टमर एक्सपीरियंस को किस तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे हम अपने फर्म के अंदर। नेक्स्ट आता है विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड बी चूजन, की मार्केट स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे और क्या हमारा बजट है मार्केटिंग के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा पॉसिबल है कि आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन मार्केटिंग करने के अंदर आपने 20 रुपए खर्च कर दिए और एक्चुअल कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की होगी 30 रुपए की, जो कि कंपैरेटिवली मार्केट में आपको 25 रुपए का वो माल बिक जा रहा है। तो इस केस में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 30 रुपए जब आपकी कॉस्टिंग लग चुकी होगी तो आप 25 का उसको नहीं बेच सकते। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग की कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो इस टाइप के डिसीजन आपको लेने होते हैं कि मार्केटिंग किस तरीके से की जाएगी और क्या बजट है मार्केटिंग का। ऐसा ना हो कि हमारी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो काफी हाइक हो जाए इसकी वजह से। अगला आता है हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व, मतलब कि मार्केट में ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो कई प्रकार के रिस्क है और कई प्रकार की अनसर्टेनिटीज है जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट का ट्रेंड ही खत्म हो जाए मार्केट से, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट उसको बैन कर दे, ऐसा ना हो कि उसके कई सब्स्टिट्यूट निकल के आ जाए जिससे कि उसका यूजेज ही खत्म हो जाए मार्केट के अंदर। कई प्रकार की ऐसी अनसर्टेनिटीज होती हैं और कई प्रकार के रिस्क होते हैं कि प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, प्राइस उसके लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएगी, क्वालिटी पसंद आएगी नहीं आएगी, बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं। तो इसको हम कैसे कॉम्बैट करेंगे, इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, किससे इसको हम बियर करने लायक बना सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत से डिसीजंस हैं जो डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको फेस करने होते हैं किसी भी कंपनी को। एक सिंपल सी चीज है कि हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, मतलब जहां पे हम डील करने वाले हैं, जो हमारा बेसिकली प्राइमरी मार्केट है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति के लिए वो एक डिफरेंट एंगल से देखा जाता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए वो डिफरेंट एंगल से देखा जाता है। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मार्केट में इजीली चल जाता है, कोई ऐसा है जो बहुत मशक्कत के बाद भी नहीं चल पाता। अलग अलग कंट्री है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज है, तो उन सभी चीजों के लिए हमें बहुत ही डायनामिक, मतलब मार्केट एनवायरनमेंट हमारा बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हमें अडेप्ट करना पड़ता है,
और कई सारी चीजों को हमें अपने ध्यान में रख के इस डिसीजन को लेना होता है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि अब डिसीजन मेकिंग तो लेना है, मैनेजमेंट को ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैनेजमेंट को लेने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी। मतलब कि प्रॉपर मेथड्स क्या है, एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स क्या है, क्या अलग अलग वैरायटी के टेक्निक्स हैं जिसको कि वो यूज कर सकती है। कौन यूज कर सकती है? मैनेजमेंट। जो हमारी मैनेजमेंट है वो अलग अलग टाइप की चीजों को यूज करेगी। क्या क्या चीजें यूज करेंगे? उनके पास प्रॉपर मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स होने चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, जिसके मदद से वो एक साउंड डिसीजन ले पाएंगे। अब ये सारी चीजें मैनेजमेंट को कैसे प्रोवाइड की जाएगी? तो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है ये कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजमेंट की इस नीड को पूरा करता है। वो कहता है कि जी आप हमारे पास आओ, हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्योरीज, प्रैक्टिकल टेक्निक, सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस की जाएंगी जिसकी मदद से एक आप साउंड डिसीजन ले पाओगे। तो ये सारी चीजों को कौन पूरा करता है? आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है कि दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक इकोनॉमिक की थ्योरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इकोनॉमिक्स का एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है जो कि काफी लोगों को पता होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड है जहां पे बिजनेस किया जा रहा है, उसके बीच में काफी डिफरेंसेस है, उसके बीच में काफी डिफरेंसेस है। आपकी थ्योरी कुछ कहती है लेकिन रियल दुनिया में कुछ और हो रहा होता है। कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स इसी के लग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में वो काफी भी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक हो जाता है। तो उस केस में आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है। वो क्या कहता है कि इन दोनों की जो दूरी है उसको हम मिलाएंगे। मतलब कि बिजनेस के कॉन्सेप्ट तो लगेंगे, इसकी थ्योरी तो लगेंगे, लेकिन उसको मर्ज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे प्रैक्टिकल बिजनेस प्रैक्टिस के साथ, और फिर एक कॉन्सेप्ट को जनरेट करेंगे विच इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जो हम परोस के देंगे किसको? मैनेजमेंट को। जो हम परोस को किसको देंगे? मैनेजमेंट को देंगे कि लो जी ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इससे तुम्हारी इकोनॉमिक दुविधा भी दूर हो जाएंगे और प्रैक्टिकल जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाएंगे, और इसकी मदद से आप एक साउंड डिसीजन ले पाओगे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जो बेसिकली क्या करता है? थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स को और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करता है। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स में बेसिकली आपने क्या देखा हुआ है, क्या आपने पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि डिमांड की बातें थी, सप्लाई था, कॉस्ट था, प्राइस था, कॉम्पिटिशन था, इस टाइप की चीजें आपने देखी अपने इकोनॉमिक्स के अंदर। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? इन सभी चीजों को अप्लाई करता है, इन सभी चीजों को अप्लाई करता है, इन सारे थ्योरीज को यूज करते हुए टूल इनकॉर्पोरेट करता है, और उस टूल की मदद से डिसीजन मेकिंग जो है आपको वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसलिए इसको इन शॉर्ट सिंपली हम कह देते हैं कि इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप। गैप किसके बीच में गैप है? इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच में गैप है, उसके गैप को फिल करने का काम करता है क्या? हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर काफी सारी हम अलग अलग चीजों को भी यूज करते हैं। काफी सारी अलग चीजों का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इकोनॉमिक की थ्योरी वो आपने देख लिया, किसको तो यूज करना ही है, विच इज माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अलॉन्ग विद दैट हमें यूज करना पड़ता है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च इज अ सेपरेट सब्जेक्ट जो कि आप अपने आगे चल के अपने कोर्स के अंदर पढ़ोगे अलग अलग इंटर और फाइनल लेवल के ऊपर। तो ऑपरेशन रिसर्च की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट। स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, ताकि एक साउंड डिसीजन दे पाएंगे हम। मैथमेटिक्स की इनकॉर्पोरेशन भी होती है, और डिसीजन मेकिंग की भी जो थ्योरी है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इन सारी चीजों की एक्सपर्टीज को एक प्लेट में सजाना है हमें, विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, और फिर सर्व करना है हमें मैनेजमेंट के सामने। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है कि क्या बिजनेस इकोनॉमिक का यूज जो है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है, या फिर जो एनपीओ होते हैं वो भी इनका यूज करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, एनपीओ भी इसका यूज करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझिए इसको कि सपोज करें कि कोई ऐसा है जो कि प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल उसको मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मैं बात करता हूं, सपोज कीजिए कि कोई चाहता है कि मैं फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करूं, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करूं, लेकिन मार्केट में उसको कौन पूछेगा? अनलेस कि मार्केट में उसको जानेंगे, उसको उसकी भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसकी भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से वो मार्केट में, क्योंकि उसका जो पर्पस है वो भी तो अचीव करना है। ऐसा थोड़ा है कि फ्री में पढ़ाना है और वो जाके 2-5 बच्चों को बस पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। उसको क्या करना है कि अपने आप को एक्सपेंड करना है। अगर वो कुछ सोशली करना चाहता है तो वो भी वो बड़े लेवल पे करना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गली मोहल्ले के अंदर रह जाए। तो उसको इनहेंस करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए उसको भी जरूरत पड़ती है किसकी? बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो एक मैंने एग्जांपल दिया है। द थिंग इज कि वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, उनको भी, उनके मैनेजर्स को भी डिसीजन लेने होते हैं अलग अलग टाइप के, और उन डिसीजन के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए है, दिस इज ऑल्सो फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। इसकी डेफिनेशन को क्या कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स के एनालिसिस को यूज करना है,
और उसकी मदद से क्या लेना है आपको, डिसीजन लेना है। इकोनॉमिक्स के एनालिसिस को यूज करना है, उसकी मदद से क्या लेना है, डिसीजन लेना है। और ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन लेते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो आपके रिसोर्सेज है उसका क्या करना है, आपको बेस्ट यूज, मतलब जिसे कहते हैं आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इन सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बस चल क्या रहा है, वो कह रहा है कि इकोनॉमिक्स को बिजनेस की प्रॉब्लम के साथ मर्ज करते हुए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाली थाली सजा के देनी है, विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम तो होगी ही। इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम का मतलब कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं और वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती है, ये तो रहेगी, लेकिन इन सभी के साथ साथ और भी एनालिसिस होती है इकोनॉमिक्स की, लाइक डिमांड, कॉस्ट, सप्लाई, व्हाटएवर। और उन सभी चीजों को मर्ज करते हुए एक कैपेबिलिटी देनी है हमारी मैनेजमेंट को, जिससे कि वो एक साउंड डिसीजन ले पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जोएल डीन, जिन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने भी इसी बातों को लिखा है। एक चीज तो कॉमन लिख दी उन्होंने भी कि यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस कहे के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। तो दिस इज अगेन अ डिसीजन कि हमें अगर बिजनेस पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट करना है, फॉर्मुलेट करना है, तो उसको किस तरीके से फॉर्मुलेशन किया जाएगा, उसके लिए हमें अलग अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे। और एक बार हमने फॉर्मुलेट कर दिया अपने बिजनेस पॉलिसीज को, तो उस पर बेस्ड ही हम अपने काम को, अपने एक्शंस को लेते हैं। तो दिस इज एज सिंपल एज जो आपको ऊपर डेफिनेशन दी गई थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स आपने ऊपर देखा था, जो कि आपके गैप को मर्ज करता है। किसके गैप को, इकोनॉमिक्स की थ्योरी को और बिजनेस के प्रैक्टिसेस के गैप को मर्ज करता है। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज इट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब ये ऑब्वियसली बात है, ये भी चीज आपने ऊपर पढ़ी कि इसके अंदर काफी सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को भी इंकॉर्पोरेट किया जाता है, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स, रिग्रेशन एनालिसिस, दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स है, ये मैथमेटिक्स का टर्म है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को भी इसमें इंकॉर्पोरेट किया जाता है। कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के टर्म है। आप आगे चल के पढ़ेंगे इसको अपने इंटर और फाइनल लेवल पे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इस टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होगी, कॉस्ट एनालिसिस कैसे की जाएगी, कैपिटल बजटिंग कैसे किया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जिसको हमें इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, ताकि एक साउंड डिसीजन वाली टूल्स प्रोवाइड की जा सके, किसको, हमारे मैनेजमेंट को, जो भी फर्म्स के मैनेजर्स है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करके बताई गई है क्या, कि आप देखते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो टर्म है, एक आपका माइक्रो है, एक माइक्रो है, एक आपका माइक्रो है और एक आपका मैक्रो है। तो इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि माइक्रो जो है दिस इज असेंशियल, एसेंशियल्स क्यों है, इसको हम आगे और इलैबोरेट करेंगे कि माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, मैक्रो जो है वो आपका एज अ होल डील करता है। तो हमें कभी भी डिसीजन की जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैं या आप अगर सोचेंगे, तो हम पहले जो डिसीजन हमें लेना होगा वो किसके बारे में लेना होगा। आप एक फॉर्म चला रहे हैं, आप डिसीजन क्या लेंगे, मैं इस प्रोडक्ट में जाऊं कि ना जाऊं, यहां से फाइनेंस लूं कि ना लूं, इस इंटरेस्ट रेट पे हम फाइनेंस ले कि ना ले, इस पार्टनर्स को अपने साथ इंकॉर्पोरेट करें कि ना करें, इस टाइप के डिसीजन होंगे जो कि आपके पर्सनल लेवल पे होंगे। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि हमारी इंडस्ट्री इस नए बिजनेस में जाए ना जाए, इंडस्ट्री की बात नहीं करोगे आप, हमेशा किसकी बात करोगे, अपने फर्म की बात करोगे। मतलब जो आपके डिसीजन होते हैं दीज आर रिलेटेड टू यू एंड योर बिजनेस, आप और आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है, आप एज अ होल नहीं सोचते। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसके अंदर मैक्रो के फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट तो करते हैं, लेकिन जो मेन हमारा जो हर्ट है, बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो दिल है वो किसका है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, क्योंकि जो मेन चर्चा है वो किसके ऊपर चलेगी, एज अ इंडिविजुअल, नॉट एज अ होल। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये टेक्स्ट भी बनाया गया है, इसके अंदर जो मेन फोकस किया गया है वो किया गया है हर्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मतलब जो हम यहाँ पे देखेंगे मेनली कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के अंदर क्या क्या थ्योरीज हैं, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। मैक्रो की चीजें इंकॉर्पोरेट की जाएगी, वो आप देखोगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन जो प्राइमरली हमारा कंसर्न होगा वो कैसा होगा कि मैनेजर्स को बिजनेस डिसीजन लेना है, और बिजनेस डिसीजन लेने के लिए उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फैक्टर्स को इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, कहां पे, अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज अ काइंड ऑफ नोट जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी आपको मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड उसके बाद एक लास्ट आ जाएगा हमारे पास स्कोप ऑफ बिजनेस।